हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच लैब। आज है 18 अगस्त 2023। 18 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। ठीक है, यानी श्रीलंका के ऑलराउंडर कौन है जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों वनिंदु हसरंगा। कौन है? वनिंदु हसरंगा। कौन है? वनिंदु हसरंगा जी है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब वनिंदु हसरंगा की बात आई है तो इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं श्रीलंका ऑलराउंडर जो है वनिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। 26 वर्षीय हसरंगा ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने सीमित ओवर करियर पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां वह श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ठीक है, हसरंगा ने 2020 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया है और उन्होंने 4 मैचों में 4 विकेट लिए हैं। हालांकि वाइड बॉल विकेट में उनका सफलता अधिक रहा है। यहाँ उन्होंने 48 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 67 विकेट और 58 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 51 विकेट लिए हैं। ठीक है, हसरंगा की बात करते ये कौन है? लेग स्पिनर है, जिन्हें उनके विविधताओं और मध्यम ओवर्स में विकेट लेने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह एक उपयोगी ओवर्स ऑर्डर्स बैट्समैन भी हैं और उन्हें वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 832 रन और टी20 में कितने 533 रन बनाए हैं। ठीक है, कितने रन बनाए हैं? 533 रन बनाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है अब इनकी बात कर लेते हैं हसरंगा की। तो हसरंगा जो है एक लेग स्पिनर है, जिन्हें उनकी विविधताओं और मध्यम ओवर्स विकेट लेने की क्षमताओं के लिए इन्हें जाना जाता है। वह एक उपयोगी ओवर्स ऑर्डर बैट्समैन भी हैं और उन्हें वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 832 रन और टी20 में लगभग 533 रन बनाए हैं। ठीक है, ये है हसरंगा जी। ठीक है, ये कौन है दोस्तों? हसरंगा जी हैं। अब बात आई है श्रीलंका की, तो मैप में श्रीलंका भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, ये है मैप में श्रीलंका। ठीक है, ये है श्रीलंका है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है एक तरफ गल्फ ऑफ म्यांमार है। ठीक है, इंडियन ओशन है। ठीक है, ये क्या है? इसकी सीमाएं हैं। ये एक क्या है? ये द्वीप है। ठीक है, द्वीप समूह वाला देश है। ठीक है, अगर इसकी राजधानी की बात करें तो कोलंबो है, और कोलंबो क्या है? इसकी कार्यकारी राजधानी है। कार्यकारी राजधानी कौन सा है? कोलंबो है। अगर बात करें न्यायिक राजधानी कौन है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी क्या है? न्यायिक राजधानी है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की बात करें रनिल विक्रमसिंघे है और मुद्रा की बात करें श्रीलंकाई रुपया है। तो यह मुद्रा कौन सी? श्रीलंकाई रुपया है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा कौन सा? श्रीलंकाई रुपया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? ठीक है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो किस मंत्रालय ने किया दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय ने किया। कौन से? यानी ऑप्शन बी सही है, यानी शिक्षा मंत्रालय ने किया। ठीक है, कौन सा मंत्रालय किया दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय ने किया। ठीक है, अब शिक्षा मंत्रालय ने किया, जिसके बारे में देख लेते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PMUSHA की शुरुआत की है, जो एक केंद्रीय योजना है। ठीक है, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च शिक्षा पहुंचाना है। ठीक है, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाना है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2022 को लागू करने और धन प्राप्त करने के लिए कुछ शैक्षणिक मानदंडों को अपनाने की आवश्यकता में विवाद को जन्म दिया है। ठीक है, जिससे यह योजना विशिष्ट प्रतीत होती है। ठीक है, जिससे योजना क्या होती है? विशिष्ट प्रतीत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, मौजूदा उच्च राज्य शिक्षण संस्थानों में निर्धारित मानदंडों और मानकों की अनुरूपता सुनिश्चित करके एक गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाकर उनकी समग्र गुणवत्ता को सुधार करना है। ठीक है, राज्य के उस शिक्षण संस्थान में शासन और शैक्षणिक और परीक्षा सुधार सुनिश्चित करना है। एक तरफ स्कूली शिक्षा और दूसरी तरफ रोजगार बाजार को पुराने और आगामी संबंधों को स्थापित करना भी है। ठीक है, ताकि आत्मनिर्भरता क्या हो? बढ़े। ठीक है, भारत का क्या निर्माण किया जा सके, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके। उस शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचारों के लिए एक सक्षम माहौल बनाया जा सके। ठीक है, PMUSHA ये क्या है? उसकी योजना है। ठीक है दोस्तों,
तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के तरीके सुलझाने के लिए पैनल बनाया है? तो किसने बनाया है दोस्तों? तो किसने बनाया है? DGCA ने बनाया है। किसने बनाया है? DGCA ने बनाया है। अब DGCA नहीं, ऑप्शन ए सही है, DGCA ने बनाया है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, नागरिक विमानन महानिदेशक यानी DGCA ने लैंगिक समानता को लेकर बड़ा कदम उठाया है, ठीक है। दरअसल DGCA ने विमान क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करने के तरीकों को सुझाने के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित किया। कितने सदस्य? 4 सदस्य किया, ठीक है। DGCA ने 10 अगस्त 2023 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। यह भारत के लिए, ठीक है, यानी भीतर हवाई वाहन सेवाओं और विनिमय और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अगर DGCA की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, नागरिक उड्डयन संगठन है, ठीक है, और इसके साथ भी क्या है, नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कहाँ पहली बार मिला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट? तो भारत को कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिला है? कहाँ मिला है दोस्तों? चेन्नई में, यानी अपना ऑप्शन बी सही है। कहाँ मिला है दोस्तों? चेन्नई में, ठीक है। अब चेन्नई में मिला है तो चेन्नई की बात कर लेते हैं और नाइट स्ट्रीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड यानी RRPL ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है, ठीक है। 3.5 किलोमीटर ट्रैक द्वीप मैदान के आसपास स्थित होगा और रात की दौड़ में मेजबानी करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट होगा, ठीक है। ट्रैक में ऊंचाई परिवर्तन और 19 कोने होंगे, जिसमें 4 चिकेन शामिल हैं। यह मरीना बीच रोड और बंगाल की खाड़ी के आश्चर्यजनक दृश्य को भी पेश करेगा। यह प्रतियोगिता 9 से 10 दिसंबर को आयोजित की जाएगी और इसमें F4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग शामिल होंगे। SDAT इस योजना की मेजबानी के लिए 42 करोड़ का निवेश कर रहा है। कितने करोड़ कर रहा है दोस्तों? 42 करोड़ का निवेश कर रहा है। नए स्ट्रीट सर्किट का लॉन्च भारत में मोटर स्पोर्ट के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। यह खेल की प्रोफाइल को बढ़ाने और अधिक प्रशंसकों और प्रायोजकों को आकर्षित करने में मदद करेगा। इससे चेन्नई में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी है। इस योजना में एक बड़ी सफलता होने की उम्मीद है। यह भारत का मोटर स्पोर्ट के लिए ऐतिहासिक क्षण भी होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात आई है चेन्नई की दोस्तों, तो चेन्नई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं, यह है वो जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ठीक, स्ट्रीट वाला। यह ट्रैक चेन्नई के केंद्र में कितने एकड़ में है? 100 एकड़ क्षेत्र में द्वीप मैदान में आसपास स्थित होगा। ट्रैक के 10 मीटर की ऊंचाई में बदलाव होगा। ट्रैक में 19 कोने होंगे, जिसमें कई चिकेन शामिल होंगे और ट्रैक मरीना बीच रोड और बंगाल की खाड़ी में आश्चर्यजनक दृश्य पेश करेगा। यह आयोजक 9 से 10 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा और SDAT इस आयोजन की मेजबानी के लिए कितने 42 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण, ये क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है दोस्तों। क्या है इसके? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। अब बात आई है चेन्नई की, तो चेन्नई की देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चेन्नई की देख लेते हैं। तो इसकी अगर चेन्नई है, ये मैप में चेन्नई है, ये भारत में देख लीजिए, यहाँ पे ये चेन्नई है, ठीक है, ये है चेन्नई। अगर बात करते हैं राजधानी, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। अगर तमिलनाडु की स्थापना की बात करें 14 अप्रैल को हुआ है। राज्यपाल की बात करें रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। उच्च न्यायालय की बात करें मद्रास हाई कोर्ट। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 13,060 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा सीट है 39 है, राज्यसभा 19 है, विधानसभा 234 है। अगर कुल जिलों की बात करें तो 38 है, ठीक है। राजकीय पुष्प की बात करें ग्लोरी लिली है। राजकीय पशु की बात करें काला हिरण है। राजकीय वृक्ष की बात करें पल्मोरा पाम है। राजकीय खेल की बात करें तो कबड्डी है। भाषा की बात करें तमिल है। लोक नृत्य की बात करें तो कौन है? भरतनाट्यम है। नदियों की बात करें तो कावेरी है। जनजातियों की बात करें तो कौन है? टोडा है, कोटा है, तोड़कोटा। ये यहाँ की प्रमुख कुछ जनजातियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसने IIT दिल्ली में जनरेटिव AI पर शुरू किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो किसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? तो विप्रो ने किया। किसने किया दोस्तों? विप्रो, यानी ऑप्शन ए सही है। अगर विप्रो ने किया है तो विप्रो के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं विप्रो लिमिटेड ने महान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ साझा सहयोग किया है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ठीक है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंट COE की स्थापना की है, ठीक है। यह सहयोग विप्रो के प्रौद्योगिकी उद्योग में एक प्रमुख उद्यमी के रूप में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता को प्रकट करता है, जबकि नवचरित तकनीकों में नियंत्रण नवाचार को प्रोत्साहन करने के लिए भी क्या है? पुष्टि करता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत विप्रो के बड़े स्ट्रेटेजी के दृष्टिकोण के रूप में महत्वपूर्ण मील का
का पत्थर भी साबित होगा, जो विप्रो AI 360 इकोसिस्टम के भीतर आता है। इसमें 10 अरब डॉलर के निवेशक की योजना है, ताकि AIE आधारित नवाचार को क्या है, बढ़ावा दिया सके। ये विप्रो का लोगो है दोस्तों, ठीक है, क्या है, विप्रो का लोगो है, ठीक है। विप्रो क्या है, एक IT कंपनी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान निकाय के पूर्व प्रमुख कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कौन है दोस्तों? वो कौन है? VS अरुणाचलम है। कौन है दोस्तों? VS अरुणाचलम है, ठीक है। अब VS अरुणाचलम की बात आई है तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अरुणाचलम का जो जन्म है 1934 में मद्रास के प्रेसिडेंटी या तमिलनाडु में हुआ था, यानी प्रेजेंट टाइम में क्या है, तमिलनाडु वहाँ पे हुआ था। जिन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियर में डिग्री के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के स्नातक की उपाधि भी क्या की, धारण की है, यानी प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में धातु विज्ञान के ठीक है डॉक्टरेट की क्या है, उपाधि भी धारण की है। भारत लौटने के बाद अरुणाचल ने 1962 में BARC में शामिल हो गए। वह रैंकों के माध्यम से उठे और अंततः 1980 में प्रयोगशाला के निदेशक भी बन गए। BARC ने अपना कार्यकाल के दौरान अरुणाचलम ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में विकास की महत्वपूर्ण क्या भूमिका भी निभाई है। 1982 में अरुणाचलम ने के रक्षा मंत्री वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त हैं। 1992 में इस पद तक रहे, यानी 1982 से 1992 तक इस पद पर रहे। वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इन्होंने अपने समय के दौरान अरुणाचलम ने लाइट कंपोजिट एयरक्राफ्ट यानी LCA और एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV सहित कई महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास की क्या देख रेख भी की है, ठीक है। इन्होंने क्या है, इतना इनके बारे में आप याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के तहत नौसेना से जुड़े कितने करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो कितने करोड़ रुपए की है दोस्तों? 20,000 करोड़ की। कितने के? 20,000 करोड़ की नौसेना से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की क्या ही मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब नौसेना की बात आई है, 20 करोड़ की बात आई है, तो 20 करोड़ के प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, ठीक दोस्तों। बात करते हैं, यह प्रोजेक्ट हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इसे मेगा ऑर्डर मिलने जा रहा है, ठीक है, जिसे छोटे माध्यम से स्तर के उद्यमों के कई उद्योग के समर्थन से भी बनाया जाएगा। अगले दशक तथा 5 जहाजों की तैयारी होने की क्या है, उम्मीद है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा युद्ध स्तर पर तैनाती किए गए एडवांस स्टील फ्रिगेट को भारतीय नौसेना को सौंपेंगी, ठीक है। बात करते हैं कर्नाटक में विंध्यागिरी पर्वत पर दिए गए नमवाल। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 में से छठा जहाज है, ठीक है। 17A से 7 में से कौन सा छठा जहाज है? अधिकारियों ने बताया कि क्रेन जहाज में डेक का सामान पहुंचाने का काम कर रही है, जबकि इसमें कुछ सामान उतारा भी जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लैंडर को यान के प्रोपल्सन मॉड्यूल को अलग करने में सफलता प्राप्त हुई है? तो किसके है दोस्तों? चंद्रयान 3 के। किसका है दोस्तों? चंद्रयान 3, यानी ऑप्शन B सही है, ठीक है। अब चंद्रयान 3 की बात आई है तो थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चंद्रयान 3 है, ठीक है। बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर यान को प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली है, ठीक है। यानी चंद्रयान जो 3 उसके प्रोपल्सन मॉड्यूल से क्या सफलता प्राप्त कर ली अलग करने में। अलग होने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर शेष यात्रा स्वतंत्र रूप से करेगा, यानी अब वो क्या हुआ, अब वो स्वतंत्र रूप से सैटेलाइट क्या करेगा, चंद्रमा की यात्रा करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 33 अगस्त को चंद्रमा पर उतारने की संभावना है, ठीक है। कब? अगर 23 अगस्त को। प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूलर को अलग होना सॉफ्ट लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर रोवर का घूमना और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना है। चंद्रमा की सतह पर इन प्रयोगों के लिए लैंडर और रोवर वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 कल चंद्रमा की कक्षा में अपना 5वां और अंतिम चरण सफलतापूर्वक कर लिया है। 14 जुलाई को प्रक्षेपित चंद्रयान 3 ने एक लैंडर मॉड्यूल को एक प्रपल्सन मॉड्यूलर और एक रोवर शामिल भी है, ठीक है। तो आप इतना चंद्रयान 3 के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।